कंबाइंड मोशन, रोलिंग ऑफ अ व्हील, कोई भी व्हील अगर रोल कर रही है, रोलिंग मोशन, तो रोलिंग मोशन इज अ कंबाइंड मोशन। कंबाइंड मोशन कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का जो है सेंटर ऑफ मास v से मूव कर रहा है और ये ओमेगा से मूव कर रही है। तो अगर कंबाइंड मोशन है तो हमें ये पता है कि इस डिस्क के या इस सिलेंडर के या इस सॉलिड स्फीयर के कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट ही रोल करेगा। ऐसा नहीं कोई कोई क्यूब कभी रोल कर सकता है, नहीं। अगर क्यूब के लिए कंबाइंड मोशन की बात करेंगे तो वो क्या होगा, वो टॉपल करेगा। अगर हम उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्यूब या कोई भी नॉन स्फेरिकल या नॉन सिमेट्रिकल टाइप का देखा है तो उस पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो टॉपल करेगा, वो टॉपल कर जाएगा या स्लाइड करेगा। उसमें कुछ ऐसा रोलिंग वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। रोल कौन से ऑब्जेक्ट करेंगे, रोल जो है वो सर्कुलर ऑब्जेक्ट करेंगे। डिस्क है, रिंग है, सॉलिड स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, सॉलिड सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है, तो सिर्फ यही ऑब्जेक्ट्स जो है वो रोल करेंगे। तो अब रोलिंग में एक केस है हमारे पास कि हमें पता है कि यार इसकी वेलोसिटीज अलग अलग होती हैं, हर पॉइंट की वेलोसिटी अलग होती है। इस पॉइंट की वेलोसिटी ड्यू टू ट्रांसलेशन और ड्यू टू रोटेशन, इस पॉइंट की वेलोसिटी ड्यू टू ट्रांसलेशन एंड ड्यू टू रोटेशन। तो डिफरेंट पॉइंट ऑफ रिजिड बॉडी हैव डिफरेंट वेलोसिटी, डिफरेंट वेलोसिटी। तो डिफरेंट वेलोसिटीज अगर हैं तो अगर किसी मोमेंट पे इस ऑब्जेक्ट का अगर कांटेक्ट होता है किसी सरफेस के साथ, किसी सरफेस के साथ, अब वो सरफेस मूविंग हो सकता है, एक्सेलरेटेड हो सकता है, रेस्ट में हो सकता है, किसी भी टाइप का वो सरफेस हो सकता है। तो अगर ये मूविंग ऑब्जेक्ट, ये रोलिंग ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे रोल कर रहा है और इसमें अगर इस टाइप का केस हुआ कि जो कांटेक्ट पॉइंट्स हैं उन कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटीज सेम हो जा रही हैं, कि एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है और वो किसी सरफेस पे, कोई ना कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस होगा, जैसे मान लो कि ट्रक में कोई फुटबॉल प्लेस्ड है या कार के अंदर कोई फुटबॉल प्लेस्ड है, कार सडनली मूव करना स्टार्ट करती है, तो अगर मान लो वो फुटबॉल मूव करता है तो वो क्या होगा, वो भी रोल करेगा। वो रोल करेगा किसके रेस्पेक्ट में, कार के रेस्पेक्ट में। तो कार के सीट पे सपोज वो प्लेस्ड है तो वहां पे उसका जो पॉइंट है, अगर ऐसा हो सकता है भाई कि ये जो इस जो कांटेक्ट पॉइंट की जो वेलोसिटी है और जो सरफेस की वेलोसिटी है अगर ये सेम हो जाती है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं प्योर रोलिंग। उस कंडीशन को बोलते हैं प्योर रोलिंग या रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। मतलब दो सरफेसेस अगर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, दो कांटेक्ट पॉइंट्स अगर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्लिप नहीं कर रहे हैं तो बहुत कॉमन सा कंक्लूजन होगा कि अगर कोई स्लिप नहीं कर रहा है, दो सरफेस स्लिप नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, दोनों की वेलोसिटी सेम है या रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है। तो हमें पता है कि रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी अगर कंबाइंड मोशन में जाती है तो उसकी हर पॉइंट की डिफरेंट वेलोसिटी होगी, और अगर उसका कांटेक्ट कहीं पे है और वो कॉन्टेक्ट्स जो है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्लिप नहीं कर रहे हैं तो हम एक एक्स्ट्रा इक्वेशन लिख सकते हैं जिसको हम बोलते हैं रोलिंग कंस्ट्रेंट। इसको हम बोलते हैं बेसिकली, जो कंस्ट्रेंट इक्वेशन हमने रोटेशनल मोशन में पढ़ा है, वो कंस्ट्रेंट इक्वेशन क्या होता है, कंस्ट्रेंट इक्वेशन रिलेट्स द मोशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। दो डिफरेंट, दो तीन ब्लॉक थे, पुली थे, तो उनके मोशन को वो रिलेट करता है, किसी के क्या वेलोसिटीज हैं, क्या एक्सेलेरेशन है, उनको रिलेट करता है। तो यहां पे भी जो रोलिंग कंस्ट्रेंट होगा, रोलिंग मोशन एंड प्योर रोलिंग मोशन, कि रोलिंग और प्योर रोलिंग और रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, ये एक ही चीज है। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, स्लिपिंग नहीं हो रही है मतलब क्या है कि भाई ये सिलेंडर के इस पॉइंट की जो इस सरफेस के कांटेक्ट में था उसकी वेलोसिटी ट्रांसलेशन की वजह से v और रोटेशन की वजह से ओमेगा r, और ये जिस सरफेस पे है उस पॉइंट की वेलोसिटी v1 है, v1 है। तो हम अगर इक्वेशन लिखेंगे कि दीज टू पॉइंट्स विल हैव सेम वेलोसिटी, तो सेम वेलोसिटी है तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि वेलोसिटी सेम होने का मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम एंड डायरेक्शन भी सेम। वेलोसिटी जो है किसी किसी वेक्टर के सेम होने का मतलब क्या है कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बहुत सेम होने चाहिए। तो जो प्लेटफॉर्म है उस प्लेटफॉर्म का जो वेलोसिटी है वो राइट वर्ड है और मैग्नीट्यूड उसका v1 है। तो जो दो वेक्टर हैं, जो सिलेंडर का कांटेक्ट पॉइंट है उसकी जो वेलोसिटी है वो दो वेलोसिटीज हैं, ओमेगा आर एंड वी, और यहाँ पे जो है ये इसकी जो वेलोसिटी है, सिलेंडर की जो वेलोसिटी है वो है v1।
तो हमें क्या करना है, दोनों वेलोसिटी को इक्वेट करना है। तो इस इक्वेशन को, इफ ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग प्योर रोलिंग, नो, अभी वॉइस ऑडिबल है? अभी ठीक है? बीच में थोड़ा फ्लक्चुएट किया था, अभी ठीक है? यस सर। हाँ सर अब Yes, ठीक sir. है। तो ये वेलोसिटी जो Object वेलोसिटी है वो है v1, v1। तो अगर ये वेलोसिटीज इक्वल हैं तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं v1 इक्वल्स टू v माइनस ओमेगा आर। क्यों ओमेगा आर माइनस वी वन नहीं होगा? क्योंकि अगर ओमेगा आर माइनस वी वन नहीं होगा, मतलब ओमेगा आर माइनस वी वन लिखते हैं, मतलब रिजल्टेंट हम लेफ्ट की तरफ बता रहे हैं। रिजल्टेंट जो है v1 राइट के साइड में है, यस सर। तो नोट रिजल्टेंट इसका राइट साइड होगा। अगर नेट रिजल्टेंट राइट साइड है, इसका मतलब v का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो नेट वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट इज v माइनस ओमेगा आर। तो इस इक्वेशन को हम बोलते हैं रोलिंग कंस्ट्रेंट इक्वेशन, रोलिंग कंस्ट्रेंट, रोलिंग कंस्ट्रेंट। यस सर। तो ये एक इक्वेशन हमें रोलिंग कंस्टेंट का मिलता है जो कि ट्रांसलेशन एंड रोटेशन को रिलेट करता है। अदरवाइज अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो पॉइंट स्लिप कर रहा है, पॉइंट स्लिप कर रहा है, दोनों की वेलोसिटीज अलग अलग हो सकती हैं। तो वहां पे क्या है कि वहां पे ट्रांसलेशन एंड रोटेशन दोनों अलग अलग हैं। अब यही रोलिंग अगर ग्राउंड पे होती है, ये रोलिंग अगर ग्राउंड पे होती है तो जो v1 की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। v1 की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो v1 की वैल्यू जीरो, ये ग्राउंड है अगर, तो ग्राउंड की जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी। तो इसको हम लिखेंगे v1 इज इक्वल टू ओमेगा, तो v माइनस ओमेगा आर इज इक्वल टू जीरो। तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर। ओमेगा आर। तो एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन होता है, लोगों को ये पता होता है कि रोलिंग, प्योर रोलिंग का मतलब ऑलवेज होता है v इज इक्वल टू ओमेगा आर, जो कि गलत है। इट मे बी, अगर कोई बोलता है कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग, तो कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग इज कांटेक्ट पॉइंट शुड हैव जीरो रिलेटिव वेलोसिटी और कांटेक्ट पॉइंट शुड हैव, कांटेक्ट सरफेसेस शुड हैव सेम वेलोसिटी। ये कंडीशन है। अगर वो ग्राउंड पे हो रहा है देन वी गेट द कंडीशन v इज इक्वल टू ओमेगा आर। जनरली बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन है, और कहीं पे भी v इक्वल टू ओमेगा आर लोग इक्वेट कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। v इज इक्वल टू ओमेगा आर सिर्फ क्या है, वो केस है जिसमें ग्राउंड पे वो रोल कर रहा है। अदरवाइज अगर मूविंग पॉइंट पे है तो उसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो v1 इज इक्वल टू v1, जो भी होगा इक्वेशन हम लिखेंगे उसके रेस्पेक्ट में आएगा। जनरली हमें ग्राउंड पे ही मिलेगा, जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम ग्राउंड पे ही रहेगा, मूविंग प्लेटफॉर्म पे चांस बहुत कम है। तो वैसे केस में v इक्वल टू ओमेगा आर ही कंडीशन रहेगी। तो जैसे मान लो हम ऐसे क्वेश्चंस, इसमें क्वेश्चंस क्या आएंगे, क्वेश्चन हम ऐसे ले सकते हैं कि सपोज कि ये एक सिलेंडर है और ये सिलेंडर दो प्लैंक्स के बीच में, प्लैंक हॉरिजॉन्टल है, प्लैंक हॉरिजॉन्टल है और इसकी वेलोसिटी जो है v1 है, और इस बॉटम वाले प्लैंक की वेलोसिटी v2 है, v2 है। सर ये जो सिलेंडर है इनटू द प्लेन प्लेस्ड है। हाँ, इनटू द प्लेन इस टाइप का है। ये जो है सिलेंडर, ऐसे हमें क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाई दे रहा है, क्रॉस सेक्शनल व्यू। ये प्लैंक है और प्लैंक्स के बीच में ये सिलेंडर है, इस तरीके से ये प्योर रोलिंग हो रहा है, इसका ऐसे मूव कर रहा है। तो मान लिया कि इस सिलेंडर की जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है v, और इसके अबाउट जो है ये है ओमेगा। assume no slipping at any point of contact, assume no slipping at any point of contact। किसी भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर हम स्लिपिंग को अवॉइड करते हैं, देन फाइंड द रिलेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ v एंड ओमेगा। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि assume no slipping at any contact point, any contact point, assume no slipping at any contact point, find v and omega। v एंड ओमेगा की वैल्यू हमें अननोन है, और कोई सॉलिड सिलेंडर है वो रोल कर रहा है, तो स्लिप नहीं कर रहा है, मतलब हम बोलेंगे कि वो क्या है, वो प्योर रोलिंग है। तो ये भी मेंशन हो सकता है कि एज्यूम प्योर रोलिंग ऑफ द सिलेंडर, फाइंड द वी एंड ओमेगा। तो बस हमें कंडीशन पुट करनी है प्योर रोलिंग की। प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या v इज इक्वल टू ओमेगा आर है? नहीं,
वो कभी कभी होता है। तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर वो प्योर रोलिंग की कंडीशन नहीं है। क्या कंडीशन है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी नहीं से होगा। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की मैं सिलेंडर की प्लैंक की वेलोसिटी हमें नोन है यस v सर। और पॉइंट की वेलोसिटी लिख लेते हैं ड्यू टू ट्रांसलेशन v है एंड ड्यू टू रोटेशन जैसा सेंस ऑफ रोटेशन है, जैसा सेंस ऑफ रोटेशन है इस ओमेगा के सेंस में, क्लॉकवाइज के सेंस में ये हो जाएगा ओमेगा इंटू आर, ये होगा ओमेगा इंटू आर। ओमेगा आर इस कांटेक्ट पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो ड्यू टू ट्रांसलेशन v एंड ड्यू टू रोटेशन ओमेगा आर। तो अब मैं अगर इनको रिलेट करता हूँ, सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। ओमेगा v इज इक्वल टू ओमेगा आर। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी v1। अगर हम इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे सपोज p पॉइंट पे अगर नो स्लिपिंग की कंडीशन पुट करते हैं, p पॉइंट पे नो स्लिपिंग की कंडीशन पुट करते हैं तो p पॉइंट पे कितनी होगी, v1 इज इक्वल टू ट्रांसलेशन की V वजह से plus भी v omega है r. और ये भी ओमेगा, तो v प्लस v1 राइट साइड में नेट रिजल्टेंट होना चाहिए। तो v1 प्लस ओमेगा सॉरी v इज इक्वल टू v1 इज इक्वल टू v प्लस ओमेगा r इज इक्वल टू v1। इक्वेशन नंबर 1। इज इक्वल टू v1। नो स्लिपिंग की कंडीशन एट हाँ पॉइंट सर। q पॉइंट पे अगर नो स्लिपिंग है तो उस केस में रिजल्टेंट v2 है लेफ्ट के साइड में। Omega r minus v ओमेगा आर equals to माइनस v2. बस ये इक्वेशन लिख देना। अब यहाँ से दो अननोन है v एंड ओमेगा अननोन है, तो यस इनको सर। फाइंड करने के लिए इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो 1 ऐड प्लस कर देंगे। 1 प्लस 2 करने से हमें मिल जाएगा 2 ओमेगा आर इज इक्वल टू v1 प्लस v2। सो ओमेगा इज इक्वल टू v1 v1 प्लस प्लस v2 v2 बाई 2r। v1 प्लस v2 बाई 2r। और सब्ट्रैक्ट कर हाँ सर। देंगे, अगर यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन 1 माइनस 2 तो आ जाएगी v की वैल्यू 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 2 हो जाएगी 2v इज इक्वल टू v1 माइनस v2। तो v इज इक्वल टू v1 माइनस v2 v1 माइनस v2 बाई 2। हाँ सर। समझे? बताओ भाई, जिसको बीच में थोड़ा बहुत कुछ Yes sir. क्लियर नहीं हुआ तो बोलो। यस सर। कोई कंफ्यूजन? तो बेसिकली हमें क्या करना है, जैसे हम रिजिड बॉडी के वेलोसिटीज दिखाते थे वैसे रिजिड बॉडी की वेलोसिटी दिखाएंगे कंबाइंड मोशन में। वेलोसिटी दिखाने के बाद जहां पे भी उसका कांटेक्ट है उसके सरफेस के वेलोसिटी के इक्वेट कर देंगे, सरफेस के वेलोसिटी या सरफेस के एक्सेलेरेशन के इक्वेट कर देंगे। अगर एक्सेलेरेटेड होगा तो वहां पे एक्सेलेरेशन से इक्वेट कर देंगे। ठीक है? चलो यस सर। सेकेंड इक्वेशन 1 माइनस 2, इक्वेशन नंबर 1 माइनस 2, 1 से जो 1 इक्वेशन लिखा था उसको 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा और प्लस 2, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो ये प्लस 2v v1 माइनस v2, 2v इज इक्वल टू v1 माइनस v2, तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी। तो v एंड ओमेगा आर अननोन, ऐसे करके हम रिजल्टेंट कहीं पे भी रिलेट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब ये था इसका काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स का मतलब है अगर हमें वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन अगर नोन है तो किसी गिवन पॉइंट की वेलोसिटी वगैरह को फाइंड करना। अब हम इसमें मूव करेंगे डायनामिक्स पे। डायनामिक्स का मतलब है डरने की जरूरत नहीं है। सर आपका वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है। ब्रेक हो रहा है? क्या हो रहा है यार? एंड रोटेशनल मोशन, कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन मोशन, CTRM, डायनामिक्स ऑफ CTRM। तो कंबाइंड ट्रांसलेशन, हाँ सर। तो कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन मोशन है तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है हमारे लिए क्या है, ट्रांसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ट्रांसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास CTRM। एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, ये CTRM कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन मोशन इज इक्वल टू ट्रांसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ट्रांसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास।
रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशन और सेंटर ऑफ मास का ट्रांसलेशन, ये दोनों चीज है। तो कभी भी अगर हम इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो डायनामिक्स का मतलब क्या है कि हम फोर्स अप्लाई करने पे किसी भी ऑब्जेक्ट में क्या एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है। तो ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन किसका होगा, ट्रांसलेशन सेंटर ऑफ मास का होगा। तो जैसे मान लो कि मैं अगर किसी रिजिड बॉडी पे किसी स्फीयर पे कोई फोर्स अप्लाई कर दिया जाता है, तो जब मैं F इज इक्वल टू एम ए का इक्वेशन अगर अप्लाई करता हूं तो यहाँ पे एक्सेलरेशन किस पॉइंट का होगा, क्योंकि रिजिड बॉडी में कंबाइंड मोशन में सारे पॉइंट्स क्या होते हैं, सारे पॉइंट्स डिफरेंट डिफरेंट एक्सेलरेशन से चलते हैं, सारे पॉइंट्स डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से चलते हैं। तो यहां पे अगर नेट फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए मैं लिखता हूं, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन किसका, एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का। अगर मान लो मैं किसी रिजिड बॉडी का लीनियर मोमेंटम लिखना चाहता हूं तो उसका लीनियर मोमेंटम लिखूंगा, P है लीनियर मोमेंटम m इनटू सेंटर ऑफ मास, V सेंटर ऑफ VCM, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब रोटेशन भी हो रहा है उसमें, तो अगर रोटेशन का इक्वेशन अप्लाई करूंगा तो रोटेशन में F इक्वल टू एम ए का इक्वलेंट क्या है, टाउ। टाउ किसके अबाउट, टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। अब यहाँ पे टॉर्क किसके अबाउट देखना है, रोटेशन जिस एक्सिस के अबाउट होता है, किसके अबाउट हो रहा है, ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट। टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, और कोई एक्सिस ही नहीं है, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट रिक्वायर्ड होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट होगा, और ये क्या होगा, सेंटर ऑफ मास। अल्फा भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिक्वायर्ड होगा तो कितने टाइप के मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो सकते हैं भाई। कंबाइंड मोशन हमें पढ़ना है सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स का, तो सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो हॉलो स्फीयर होगा, हॉलो स्फीयर के आईसी की वैल्यू 2/3 mr²। सॉलिड स्फीयर हो सकता है, सॉलिड स्फीयर के आईसी की वैल्यू 2/5। आईसी क्या है, 2 मोमेंट by ऑफ 5 इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ अबाउट सेंटर। मास। तो ये 2/5 mr²। ये है डिस्क, किसी डिस्क का, डिस्क की जो रोलिंग होगी वो एक्सिस के थ्रू पास करेगी विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू सेंटर। तो डिस्क का होगा mr²/3। mr² by 2। 2 सर। हाँ भाई चलो ठीक है, 2 से कुछ तो जगह हुए। रिंग, रिंग का क्या होगा, mr², mr² mr² by 4/2 कुछ नहीं ना, हो सर। नो किस, सर perpendicular to the plane and passing through the center, perpendicular to the plane and passing through center। तो अल्टीमेटली यही 4 मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिक्वायर्ड होगा। अच्छा मान लो सिलेंडर आ गया, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 सॉलिड सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो डिस्क का ही होगा, और हॉलो सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, रिंग का होगा। SC is the solid cylinder and disk both have some moment of inertia, and HC जो है वो hollow cylinder है, तो hollow cylinder का क्या होगा, रिंग, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अल्टीमेटली केवल इतने ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास आएंगे, ये 4, इसमें गलती नहीं करना है, 2/5, 2/3, mr²/2 और mr²। तो टाउ इज इक्वल टू IC इंटू अल्फा, ये हो जाएगा टॉर्क का इक्वेशन। टॉर्क का इक्वेशन, टॉर्क के बाद फिर जो रोलिंग कंस्टेंट होगा वो इक्वेशन तो हमारा डिपेंड करेगा कि जिस पॉइंट पे हमारा कांटेक्ट होगा उससे हम लिखेंगे ए और अल्फा को रिलेट करने वाला, या वी और ओमेगा को। यहाँ से अगर मान लो काइनेटिक एनर्जी अगर मुझे लिखनी है, काइनेटिक एनर्जी अगर लिखनी है तो दोनों ही चीजें हो रही हैं। तो काइनेटिक एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशन भी लिखूंगा, और काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशन भी लिखा जाएगा। काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशन एंड काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशन, दोनों चीजों को सुपर इम्पोज, दोनों चीजों को ऐड करना है, यस सर। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशन किसका हो रहा है, वो हो रहा है सेंटर ऑफ मास का। रोटेशन किसके अबाउट हो रहा है, रोटेशन हो रहा है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, IC इंटू ओमेगा²। तो कोई भी रिजिड बॉडी है तो हम इस तरीके से उसकी काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। अगर वर्क डन कैलकुलेट करना होगा भाई, वर्क डन, यस सर।
तो वर्क डन में हम क्या करेंगे, किसी भी फोर्स का जो वर्क डन देखेंगे वो दोनों ही देखेंगे कि वर्क डन ट्रांसलेशनल वर्क डन प्लस रोटेशनल वर्क डन। किसी भी फोर्स के लिए अगर कोई फोर्स एक्ट कर रहा है तो उस फोर्स का ट्रांसलेशनल भी वर्क डन होगा कुछ और रोटेशनल वर्क डन होगा, तो दोनों को हम कंसीडर करेंगे। तो यहाँ से ऐसे देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स प्लस रोटेशनल वर्क डन क्या होता है, टाउ इंटू डी थीटा। तो ये हमें मिल जाएगा टोटल वर्क डन। तो स्टेप बाय स्टेप बस इसमें इतने हैं कि चीजें कई सारी हैं, ठीक है, बट दोनों इंडिपेंडेंट हैं, तो वन एट ए टाइम सोचना है। तो हम क्या करोगे कि एक साथ सबको सोच के जो है टेंशन में आ जाओगे, ये नहीं करना। जब भी ट्रांसलेशन के बारे में सोच रहे हो तो सिर्फ ट्रांसलेशन के इक्वेशन, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशन को भूल ही जाना है टोटल। फिर उसके बाद जब हम रोटेशन के लिए इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो ट्रांसलेशन भूल जाना है, सिर्फ सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशन देखेंगे। और रोटेशन के बाद फिर क्या करेंगे, ट्रांसलेशन रोटेशन में अगर कोई रिलेशन होगा, जैसे कि रोलिंग टाइप की चीज होगी, तो वहां पे ट्रांसलेशन रोटेशन को रिलेट कर देंगे, अदरवाइज हम छोड़ देंगे। ठीक है, जैसा जो इक्वेशन आएगा वही लिख के बता के उसको सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे मान लो अभी एक इक्वेशन पे मैं अप्लाई करता हूँ, और बहुत ही कॉमन और बहुत ही पॉपुलर टाइप का वो क्वेश्चन है, बहुत फ्रीक्वेंट मिलेगा, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी फ्रीक्वेंट है, सब्जेक्टिव एग्जाम मतलब स्कूल के एग्जाम के लिए भी फ्रीक्वेंट है। तो इसको प्रैक्टिस करना है, आज ही प्रैक्टिस करना है, खुद से सॉल्व करना है। इंक्लाइंड प्लेन पे, किसी भी रफ इंक्लाइंड प्लेन पे बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें। तो क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन है इसमें बहुत सारे पूछे जा सकते हैं, तो सबके आंसर एक एक करके निकालेंगे कि ये कोई रफ इंक्लाइंड प्लेन है, ये रफ इंक्लाइंड प्लेन है, रफ इंक्लाइंड प्लेन है, और ये एंगल जो है वो थीटा है। यहां से एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट रिलीज हुआ, इंक्लाइंड प्लेन से सर्कुलर ऑब्जेक्ट रिलीज हुआ, मतलब ये जो है इसका मास मान लिया m है, रेडियस r है, और IC मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है अबाउट सेंटर ऑफ मास को मैं IC से डिनोट कर देता हूं, इसका IC। अब ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट रिंग हो सकता है, डिस्क हो सकता है, हॉलो स्फीयर हो सकता है, सॉलिड स्फीयर हो सकता है। तुम्हें डिस्क के बारे में पता है कि जो सॉलिड सिलेंडर जैसा है वैसा डिस्क है, हॉलो सिलेंडर है तो वो रिंग है। तो अल्टीमेटली हम 4 कैटेगरीज हमारे पास हैं। क्वेश्चन इसमें यह है कि यहां से अगर एक ही पॉइंट से ये चारों रिलीज कर दिए जाएं, ये चारों जो है सेम इंक्लाइन प्लेन पे एक साथ अगर एक साथ रिलीज कर दिए जाएं, तो इस पॉइंट पे सबसे पहले कौन पहुंचेगा, डाउन द प्लेन, प्लेन के नीचे जो है हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे सबसे पहले कौन सा ऑब्जेक्ट आएगा। अल्टीमेटली हमें इस चीज का आंसर, एक बार रिपीट कर देंगे। हाँ रिपीट कर रहा हूं, अभी तो शुरू किया है, कि यहां से हमें मल्टीपल अगर ऑब्जेक्ट्स हम रिलीज कर रहे हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, ये रिंग है और डिस्क है। तो ये चारों ऑब्जेक्ट्स, दीज 4 ऑब्जेक्ट्स आर रिलीज्ड साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन, देन विच ऑब्जेक्ट विल रीच अर्ली, विच ऑब्जेक्ट विल टेक द लेस टाइम, कौन सा जो है जल्दी जो है वो डाउन द प्लेन आएगा, क्या सारे एक साथ आएंगे, क्या है, क्या सिचुएशन है, हमें एनालाइज ये करना है। हमें एनालाइज इतना करना है कि ये चारों टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको छोड़ा गया तो पहले कौन आएगा, विच विल अराइव अर्ली, पहले कौन आएगा, ऐसे है। अब कौन ज्यादा वेलोसिटी से आएगा, किसका टाइम कम होगा, किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, किसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, किसकी ट्रांसलेशन, बहुत सारे एस्पेक्ट्स इसमें पूछे जाते हैं। तो उतना वो सारा सबका आंसर आएगा। हम स्टार्ट करते हैं इसको बेसिक से, कंबाइंड मोशन से अप्लाई करना। ठीक है, तो इसको मैं एक जनरल सर्कुलर ऑब्जेक्ट लूंगा, फिर ये चारों स्पेसिफिक केसेस के लिए हम सोचेंगे इसका आंसर। तो ये जब मूव करता हुआ आएगा, यहाँ से ये मूव करता हुआ आएगा, तो ये कुछ ऐसे रोल करेगा, ऐसा ऐसा कुछ रोल करता हुआ आएगा, और हमें हमें एज्यूम करना है कि प्योर रोलिंग है, ऑब्जेक्ट का जो है वो प्योर रोलिंग, एज्यूम प्योर रोलिंग, एज्यूम प्योर रोलिंग, ये गिवन है। क्या हमेशा प्योर रोलिंग होगा, कोई जरूरी नहीं है, एज्यूम प्योर रोलिंग।
नहीं होगा तो क्या करेंगे, जब होगा तो देखना, अभी इसको समझ लो। एज्यूम प्योर रोलिंग तो प्योर रोलिंग है मतलब ये पॉइंट स्लिप नहीं कर रहा है, ठीक है भाई। तो स्लिप नहीं कर रहा है, इनके कांटेक्ट पॉइंट जो स्लिप नहीं कर रहे हैं जिस मोमेंट पे जो कांटेक्ट में आ रहा है। क्वेश्चन क्लियर है आई थिंक। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका यस सर। तो ये मेरा इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन पे ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर ऑब्जेक्ट है। इसका जो है, इसके ऊपर फोर्सेस मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूंगा। तो इसके ऊपर mg एक्ट करेगा। mg कहाँ एक्ट करेगा, सेंटर ऑफ मास पे। नॉर्मल एक्ट करेगा, नॉर्मल कहाँ एक्ट करेगा, नॉर्मल इस कांटेक्ट पॉइंट पे एक्ट करेगा और सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो ये स्फेरिकल है, सर्कुलर है, तो ये क्या होगा, नॉर्मल सेंटर ऑफ मास से पास करेगा। सर्किल का नॉर्मल सेंटर से पास करता है। तो ये नॉर्मल हुआ, mg हुआ, और फ्रिक्शन, क्योंकि रफ सरफेस है, रफ सरफेस के कांटेक्ट में है, तो यहाँ से फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन किस सेंस में होगा, फ्रिक्शन जो है वो किसी भी सेंस में हो सकता है। कौन सा फ्रिक्शन होगा, ये पॉइंट अगर स्लिप नहीं कर रहा है, स्लिप नहीं कर रहा है तो कौन, स्टैटिक। Static. तो स्टैटिक फ्रिक्शन को यहाँ पे क्या मैं F को जो है म्यू इंटू एन लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पे F इज इक्वल टू म्यू इंटू एन होगा इस केस में, म्यू हाँ इंटू, सर। हाँ। तो म्यू इंटू एन कभी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, No, sir. क्योंकि ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। सर ये कैसे पता चला कि अब द प्लेन होगा, मैंने मान लिया। क्या हम फाइंड कर सकते हैं, हाँ सोच सकते हैं कि कैसे होगा, कि स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करता है। देखो अगर हम इसको रिजॉल्व करेंगे, ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ये एंगल थीटा होगा, तो हम mg को रिजॉल्व करते आ रहे हैं कई सालों से, वो क्या है, mg cos थीटा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और ये हो जाएगा mg sin थीटा। अगर हम मानते हैं कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन को सेलेक्ट करने के लिए मैंने बताया था कि हमें चेक करना होता है कि पॉइंट की टेंडेंसी किधर है, रफली अगर हम चेक कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम कोई भी डायरेक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन के मान के उसको सॉल्व कर सकते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन की कोई भी डायरेक्शन को हम मान के सॉल्व कर सकते हैं, अगर पॉजिटिव आएगा तो करेक्ट है, नेगेटिव आएगा तो उसके अपोजिट में। तो अगर मान लो फ्रिक्शन नहीं मानते हैं और सरफेस को स्मूथ मानते हैं, तो ड्यू टू mg sin थीटा ये ऑब्जेक्ट किधर एक्सेलेरेट करना चाह रहा है, डाउन द प्लेन। जब डाउन द प्लेन ये Down the एक्सेलेरेट plane. करना चाहेगा तो इस पॉइंट की भी एक्सेलेरेट करने की टेंडेंसी होगी, मूव करने की टेंडेंसी होगी किधर, डाउन द प्लेन। तो जब ये पॉइंट डाउन Down द the प्लेन plane. स्लिप करना चाहेगा तो इस पे फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा, रिलेटिव मोशन को प्रिवेंट Up the करेगा, और plane. ये हो जाएगा अप द प्लेन। तो ऐसे जो है हम फ्रिक्शन अप द प्लेन डिनोट कर सकते हैं। तो ये हो गए इसके सारे फोर्सेस, mg हुआ, नॉर्मल हुआ, और ये हुआ। अब इसके बाद मैं इसका एक्सेलेरेशन भी डिनोट कर देता हूँ कि चलो ये इंक्लाइन प्लेन पे, ये इंक्लाइन प्लेन पे है, और इस ऑब्जेक्ट का कंबाइंड मोशन है, तो सेंटर ऑफ मास का कुछ एक्सेलेरेशन होगा और सेंटर ऑफ मास के अबाउट कुछ अल्फा होगा, रिलीज किया है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट कुछ रोटेशन भी है, तो उसके वजह से अल्फा भी होगा, मान लिया मैंने। यही सारी चीजें मुझे फाइंड करनी है। तो यहां से मान लिया कि ये जो इंक्लाइन प्लेन से ये बॉटम तक की एक लेंथ मैं जूम कर लेता हूँ, एक लेंथ जूम कर लेता हूँ, एल, एल जो है लेंथ जूम कर लेते हैं कि जो डिस्टेंस उसको ट्रैवल करना है वो एल लेंथ है। तो अब मैं इक्वेशन लिखता हूँ, देखो इक्वेशन तुम भी सोचो, पहले मैं ट्रांसलेशन के बारे में सोचूंगा। तो ट्रांसलेशन तो रोटेशन को भूल जाओ। इस ऑब्जेक्ट का एक्सलेशन है डाउन द प्लेन, एक्सलेशन डाउन द प्लेन। तो डाउन द प्लेन कौन कौन से फोर्सेस हैं, mg sin थीटा और f है। तो जो एक्सलेशन mg मैंने sin theta and f. ए डाउनवर्ड दिखाया है इस ऑब्जेक्ट का एक्सलेशन, इसका मतलब मैंने क्या लिया कि mg sin थीटा नेट डाउनवर्ड दे रहा होगा। तो नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सलेशन mg sin थीटा mg माइनस sin theta minus f Minus f equals is equal to ma. m into a. एम ए, एक इसका ये Yes, sir. एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है। अच्छा ये तो वर्ड अलोंग द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन तो कोई एक्सलेशन नहीं है, M तो यहाँ पे n इक्वल टू mg cos थीटा। mg cos theta. mg cos ये theta. ये हो गया f इक्वल टू एम ए के दो इक्वेशंस, अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये दो हो गए। अब सेंटर ऑफ, अब रोटेशन के लिए, ये तो ट्रांसलेशन का काम खत्म, अब रोटेशन का इक्वेशन लिखूंगा। तो रोटेशन के लिए ट्रांसलेशन को भूल जाना है, सिर्फ हम रोटेशन के बारे में सोचेंगे। रोटेशन किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट।
तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर रोटेशन हो रहा है तो हम सेंटर टॉर्क भी किसके अबाउट देखेंगे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या mg का टॉर्क 0 है, सेंटर से ही पास कर रहा है वो। हाँ सर। क्या Yes, sir. नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क Yes. 0 है, नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क भी 0 है, हाँ सर। पॉइंट से पास कर रहा है। Yes, sir. तो क्या किसका टॉर्क है, फ्रिक्शन का टॉर्क है। फ्रिक्शन Friction का टॉर्क किस सेंस में है, किस सेंस में ये रोटेट कराना चाह रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो फ्रिक्शन, clockwise. तो अल्फा जो मैंने यहाँ डिनोट किया है वो भी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो नेट टॉर्क इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज F इंटू आर। और कितना होगा भाई, सरफेस के टेंजेंशियल होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, F इंटू आर इज इक्वल टू IC इंटू अल्फा। I alpha. ये ट्रांसलेशन एंड ये रोटेशन। अब हमारे पास एक एक्स्ट्रा और कंडीशन आएगी जो कि होगी प्योर रोलिंग की वजह से। प्योर रोलिंग क्या है, दे रहा है कि भाई ये पॉइंट जो है स्लिप नहीं कर रहा है, तो हमने इनिशियली उसको ऑब्जेक्ट को रिलीज किया, तो इनिशियली उस पॉइंट की वेलोसिटी क्या थी, 0। इनिशियली अगर उस पॉइंट की वेलोसिटी 0 थी तो फाइनली भी 0 होनी चाहिए, फाइनली भी उसकी तो 0 होनी चाहिए। तो अगर वो 0 रहेगी तो क्या होनी चाहिए यस सर। कि ये अल्फा आर और ये हो जाएगा ए, अल्फा आर एंड ए। तो यहां से नेट एक्सेलेरेशन भी 0, क्योंकि हर पॉइंट पे तो हर टाइम स्लिप नहीं करेगा, एवरी इंस्टेंट पे उसको स्लिप नहीं Yes, sir. इनिशियल वेलोसिटी 0 है और हमेशा 0 रहनी है, मतलब एक्सेलेरेशन भी क्या होना चाहिए, 0। कोई पॉइंट 0। की वेलोसिटी हमेशा 0 रहे, Yes, sir. तो मतलब हम क्या बोलेंगे कि एक्सेलेरेशन उसका सर नेट एक्सेलरेशन ना। नेट एक्सेलेरेशन। तो नेट एक्सेलेरेशन इसका क्या होगा, इस पॉइंट का जो Yes, नेट एक्सेलेरेशन होगा वो अल्फा आर ड्यू टू रोटेशन होगा, ड्यू टू ट्रांसलेशन होगा, नेट एक्सेलेरेशन इक्वल टू 0, मतलब a माइनस अल्फा आर इज इक्वल टू 0। ग्राउंड पे है, प्लेन पे है, प्लेन मूव नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम क्या लिख लेंगे, a इज इक्वल टू अल्फा आर। A equals alpha R. तो ये होगा रोलिंग कंस्ट्रेंट। तो ये मेरा 2 ट्रांसलेशन का इक्वेशन, एक रोटेशन का इक्वेशन और ये दोनों के रिलेट करने वाले इक्वेशन, बात खत्म। इतने इक्वेशन है। इसमें कितने अननोन्स हैं, अननोन्स अगर हम देखेंगे NF, A अल्फा, नॉर्मल रिएक्शन अननोन है, फ्रिक्शन अननोन है, A अननोन है, अल्फा अननोन है। नंबर ऑफ अननोन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशंस, तो ये इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। तो नंबर ऑफ अननोन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशंस। अब इनको सॉल्व करने के लिए देखो n की वैल्यू तो पता चली गई, n इज इक्वल टू mg cos थीटा, बात खत्म। mg और थीटा गिवन है तो m वगैरह गिवन है तो नॉर्मल आ गई। तो ये ऐसे बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है, प्लेन के परपेंडिकुलर वाला किसी काम का है नहीं, ठीक है। नॉर्मल कोई पूछेगा, जो पूछता नहीं है तो बता सकते हैं। यहाँ से फ्रिक्शन फाइंड करना है, तो फ्रिक्शन को फाइंड करने के लिए क्या करूंगा मैं, अल्फा की जगह पे a पुट कर दूंगा, अल्फा की जगह पे a पुट कर देना है। और यहाँ से इस इक्वेशन को थोड़ा सा, फर्स्ट इक्वेशन को एज सच लिख लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा mg साइन थीटा माइनस f इज इक्वल टू ma। सेकेंड इक्वेशन, सॉरी ये थर्ड इक्वेशन को, थर्ड एंड फोर्थ को कंबाइन करेंगे, फ्रॉम 3 एंड 4 ऐसा लिखना है। देखो ये हो जाएगा f इज इक्वल टू आई सी a बाई आर स्क्वायर। अल्फा की जगह पुट किया a बाई आर और फर्दर यहाँ r से डिवाइड किया। तो फ्रॉम 3 एंड 4 ये तो हमारा 1 वाला इक्वेशन है, ये तो 1 का इक्वेशन एज इट इज है। और ये जो है इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 6। उसको कहाँ से फाइंड किया, फ्रॉम फ्रॉम 3 एंड 4 को कंबाइन करके। अल्फा की जगह मैंने पुट कर दिया क्या, a बाई आर, तो यहाँ a बाई आर और ये r से डिवाइड कर दिया तो a बाई आर स्क्वायर हो गया। अब ये दोनों R इक्वेशंस square. को, Yes, sir. दोनों इक्वेशंस को ऐड कर सर देंगे। f का वैल्यू तो आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन से, कौन से, फर्स्ट फिर पुट इक्वेशन, कर सकते हैं। a अननोन है ना। हाँ सर, f इज इक्वल टू mg साइन थीटा माइनस ma, फिर उसको इधर पुट करके a कैंसिल कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, 1 एंड 6 को ऐड कर देंगे तो एक ही वैल्यू आ जाएगी। 1 प्लस 6 अगर हमने ऐड किया तो f कैंसिल आउट हो जाएगा, f कैंसिल आउट होने से a की वैल्यू आएगी, फिर a की वैल्यू को पुट करने से ये यहाँ पे mg साइन थीटा